The Hidden Hindu, Chapter 1, Part 2। तो मिस्टर बत्रा पृथ्वी को बताते हुए, यह गर्मियों के उन दुर्लभ दिनों में से एक था जब सूर्य का प्रकाश अपने अधिकतम स्तर पर नहीं था। नीला आसमान और सुबह की हवा तरोताजा कर देने वाले थे। केवल एक हेलीकॉप्टर की आवाज उस शांतिमय वातावरण को भंग करने के लिए काफी थी। इस उत्तम नज़ारे के बीच हेलीकॉप्टर में एक आदमी बेहोश और बेखबर लेटा हुआ था। चार चार बॉडीगार्ड उसे ऐसे आंखें गड़ा कर बैठे थे, मानो वह उसकी आंखें खुलने की बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे हों। उस आदमी का चेहरा सफेद रंग से पुता हुआ था और उसकी दाढ़ी मूंछ असामान्य रूप से बढ़ी हुई थी। उसके लंबे काले और बिखरे हुए बाल भी उसे और रहस्यमय बना रहे थे। 40 वर्ष 40 साल की उम्र के लिए वह काफी जवान प्रतीत हो रहा था। उसका चेहरा इतना आकर्षक और चमकदार था। उसने उसके चारों ओर एक सुंदरता की आभा बनाई हुई रखी थी। उसका शरीर हेलीकॉप्टर की ध्वनि पे हिचकोले खा रहा था और वह जब भी हिलता उसके शरीर हवा में राख के कण छोड़ता जाता। उसकी बेहोशी उसे के असामान्य के लोगों को यह सोचने से नहीं रोक पा रही थी कि वह कौन है। जो भी उसे देखता वह जिज्ञासु और मोहित हो उठता। इन सब के बीच पायलट ने घोषणा की कि 11.6755 डिग्री उत्तर, 92.7626 डिग्री पूर्व, 3 मिनट में रॉसद्वीप पर लैंड करेंगे। रॉसद्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बहुत ही सुंदर द्वीप है। यह पोर्ट ब्लेयर से 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में स्थित है। यह जगह दुर्लभ और महत्वपूर्ण प्रजातियों की विरासत के साथ-साथ प्रकृति के सबसे बेहतरीन उपहार और शांति में पुरुषों को खींच ही लाती है। द्वीप की सुंदरता के बीच एक गुंबद आकार के उच्च तकनीकी सुविधा केंद्र था। ये इतना सुंदर, इतना वैभवशाली और इसमें अजीब-अजीब तरीके टेक्नोलॉजी थी। ये जो गुंबद था शीशे पर बनाया हुआ था, सिर्फ शीशे से बना हुआ था और शीशे से बने होने के बाद भी ये जितना सुंदर था उससे ज़्यादा इसकी सिक्योरिटी इसमें मजबूत थी। गुंबद में हर जगह, हर चारों तरफ कैमरे थे। कोई भी इंसान अकेले नहीं घूम सकता था। कोई भी इंसान अगर कहीं भी जाता उसके साथ डिजिटल कैमरे जाते। वीरभद्र, भारतीय सैनिक का पूर्व ब्रिगेडियर, अपनी कक्षा छोड़ सीधे गुंबद के प्रवेश की ओर गया। प्रवेश करते ही उसने चार पहरेदार से घिरे एक कैदी को देखा। वे चारों उसे हथकड़ी लगे और आंखों पर पट्टी बांधे बेसुध शरीर को बरामदे से खींचते हुए ला रहे थे। उसके शरीर में तो पूरी राख ही थी, राख लगा हुआ था। तो वो जब उसको खींचते हुए ला रहे थे गार्ड, तो उसके शरीर से राख ऐसे चल रहे थे जैसे कोई रास्ता बना रहे हो। यही वो व्यक्ति है, वीरभद्र ने सोचा। कैदी ने न्यूनतम कपड़े पहने हुए थे। केवल एक छोटे पतले लंगोट ने उसके निचले हिस्से को ढका हुआ था। उसका पूरा शरीर भस्म से पुता हुआ था और एक रुद्राक्ष की माला उसके गले पे लटकी हुई थी। उसके उलझे हुए बाल का आधा हिस्सा जोड़े में लिपटा हुआ एक जंग खाए हुए लोहे के
त्रिशूल से बंधा हुआ था। वीरभद्र इस जगह 21 लोगों के समूह के साथ एक एसोसिएट चीफ के रूप में आए हुए थे। उसका चेहरा एक मामूली व्यक्ति की तरह था, कोई खास विशेषता नहीं थी। उसकी त्वचा सांवली और तो वह जटिल शरीर उसकी काली जीन्स, सफेद टी-शर्ट और भूरे रंग की लेदर जैकेट के निचले काफी स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वीरभद्र ने एक गार्ड को उस आदमी की आंख पर से पट्टी हटाने और उसके हाथ को मुक्त करने का आदेश दिया। उसने अपना चश्मा उतारा और तब उसकी दाईं आंख के नीचे एक निशान दिखाई पड़ी। वीरभद्र गहरी काली आंखें उस आदमी की टिकी हुई थी उस पर टिकी हुई थी और वह कुछ पल के लिए हैरान खड़ा रहा। वीरभद्र और उसका बॉस उस आदमी की प्रतीक्षा कर रहे थे, हालांकि वह ठीक से नहीं जानते थे कि क्यों। वह बस ये जानता था कि जिस आदमी की वो खोज कर रहे हैं वह मिल गया था और उसे पूछताछ की जानी है। हालांकि वो नहीं जानता था कि किस बारे में, परंतु यह सुनिश्चित था कि जरूर कुछ गंभीर बात है। वीरभद्र प्रवेश कक्षा के लिए परिचित आवाज में अपने नाम से गूंजा सुनकर वीरभद्र चौंक उठा। वह आवाज डॉक्टर श्रीनिवासन, उसके बॉस की थी। जी सर, उसने उत्तर दिया। जिस व्यक्ति को वीरभद्र ने उत्तर दिया वे 4 फीट 8 इंच लंबे 65 वर्षीय व्यक्ति थे और उनकी त्वचा काले रंग की थी। उनके होंठ इतने गहरे भूरे रंग के थे जिससे पता लग ही रहा था कि वो बहुत अधिक धूम्रपान के आदी थे। केवल उनके सिर के आगे के हिस्से में कुछ सफेद बाल थे। निवासन ने सफेद शर्ट के ऊपर एक भूरे रंग का मैट सूट पहना था। उसके कॉलर से लाल रंग की चौड़ी टाई लटकी हुई थी। डॉक्टर श्रीनिवासन के पिछले डॉक्टर बत्रा, एक गोरे व्यक्ति खड़े थे। उन्होंने वीरभद्र और डॉक्टर बत्रा का एक दूसरे से परिचित कराया। उन दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। वीरभद्र को डॉक्टर श्रीनिवासन और डॉक्टर बत्रा सहकर्मी प्रतीत हो रहे थे। वीरभद्र को वे कुछ अधिक प्रशंसित व्यक्ति नहीं लगे। अपने चेहरे के हाव-भाव से वे ऐसा लग रहा था कि मानो वे व्यक्ति हों। वे देखने में डॉक्टर श्रीनिवासन से भी अधिक पढ़े लिखे लग रहे थे। उनकी आंखें भी बुद्धिजीवी के जैसे थी। डॉक्टर बत्रा एक लंबे और लगभग 50 वर्ष की उम्र के आदमी थे और वे सिख समुदाय का हिस्सा थे। उनकी आंखें भूरी और चेहरा गोल-मटोल था। उन्हें गहरे लाल रंग की टी-शर्ट, काली पतलून पहनी हुई थी, जो उनके काले चश्मे के जूतों के साथ अच्छी लग रही थी। उनके शरीर का ज्यादातर मोटापा उनके पेट के चारों ओर जमा हुआ था। उनकी दाढ़ी उनकी मूंछ से मेल खाती हुई एक अंदाज से कटी हुई थी। उन्होंने अपने दाएं हाथ में एक कड़ा और बाएं हाथ में एक रोमन वाली घड़ी पहनी हुई थी। क्या यह वही है? डॉक्टर श्रीनिवासन ने अपनी भारी आवाज और दक्षिण भारतीय लहजे में पूछा।
आऊनो आऊनो सर आऊनो सर, वीरभद्र ने तेलुगु में जवाब दिया और तुरंत अपने आप को ठीक करते हुए कहा, मेरा मतलब जी सर। तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं? इसे पूछताछ कक्षा में लेकर जाओ। गार्ड कैदी को पकड़कर खींचते हुए वीरभद्र के पीछे चले। उन्होंने एक एल आकृति के गलियारे में प्रवेश किया। श्रीनिवासन सीधे चलते गए और वीरभद्र उनके पीछे चलते गए। गलियारा एक तरफ सीधा दीवार और दूसरी तरफ दरवाजों के बीच था, जो बाईं ओर से मुड़ता था। उस दीवार के अंत में एकमात्र दरवाजा पर दो सुरक्षाकर्मी थे, जिन्होंने उन्हें अंदर जाने दिया। वीरभद्र अब तक इस बात से अनभिज्ञ थे कि इस आदमी से क्या पूछताछ करनी है। जिस कक्षा में उन्होंने प्रवेश किया वह 12 फीट ऊंचा एवं गुंबद की तरह, वह भी वह भी अधिक सजावट से सुशोभित था। कमरे में स्टील की एक कुर्सी रखी हुई थी, जिसमें पैर रखने के लिए नीचे एक एक लेयर दी हुई थी। कमर टिकाने के लिए दो लोहे की रॉड, काले चश्मे काले चमड़े का आसन और हथकड़ी लगाते हुए कुर्सी के संपर्क कक्ष का सारा प्रदक्षिण कर रहे थे। वह एक प्रयोगशाला जैसा प्रतीत हो रहा था। कुर्सी के चारों ओर पॉलिश की हुई लकड़ी की मेज रखी हुई थी। हर मेज पर एक कंप्यूटर रखा हुआ था। वहाँ एक प्रोजेक्टर भी छत से लटका हुआ था। उसके सामने सफेद पर्दा दीवार पर कील से टंगा हुआ था। बंदी बीच में कुर्सी पर बैठेगा और प्रश्नकर्ता उसे कैसे भी करके प्रश्न के उत्तर पता लगाएंगे। रक्षकों ने आदमी को खींचकर बीच में कुर्सी पर धकेला और कुर्सी पर लगी हथकड़ियों से बांध दिया। उसकी कमर, सिर और पैर को भी चमड़े की पट्टी के सहारे कुर्सी से बांध दिया। फिलहाल उसकी उंगलियां ही उसके शरीर का एकमात्र हिलने वाला हिस्सा था। इस दौरान वीरभद्र चुपचाप बैठा कमरे को देख रहा था। उसे एहसास था कि न केवल बंदी बल्कि कमरे में बाकी सब भी नजर रखी जा रही थी। सुबह लगभग 11 बज रहे थे जब आदमी को होश आने लगा। उसकी आंखें बंद ही थीं, लेकिन वह महसूस कर रहा था कि कोई गीले कपड़े से उसके चेहरे पर लगे सफेद रंग को साफ कर रहा है। उसने किसी को उसके बारे में बात करते हुए सुना। बातचीत उसके एक अघोरी होने पर थी। यह कितना अजीब दिखता है, यह कैसा अप्रिय रूप है, एक लड़की ने कहा। एक भरोसेमंद आवाज में जवाब आया। आवाज एक पुरुष की थी। इस अजीब व्यक्ति का परिचय देने से पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो? लड़की ने पूछा। अभिला अभिलाष, आदमी ने तुरंत जवाब दिया। और तुम इसे कैसे जानते हो? लड़की ने पूछा। मैं इसे नहीं जानता और ना ही यह जानना चाहता हूँ कि यह कौन है, लेकिन मैं जानता हूँ कि यह एक अघोरी है। अघोरी? लड़की ने आश्चर्य से पूछा, जैसे उसने यह शब्द पहले कभी सुना ही ना हो।
अघोरी यह शब्द अपने आप में ही शरीर में कंपन पैदा करने के लिए काफी है। भारत और नेपाल के हर एक गांव या कस्बे में अघोरियों के बारे में कहानियां हैं। कहा जाता है कि उनके पास प्रकृति पर नियंत्रण करने हेतु असीमित शक्तियां हैं, जैसे कि मित्र पर विजय प्राप्त करना, भौतिक वस्तुओं को प्रकट, मानव मांस एवं मल को खाना और अत्यधिक अशुद्धता में रहना था, तथा कभी-कभी तो पूरी तरह से नग्न भी रहना। अघोरी कई भयंकर कथाओं में भी शामिल होते हैं, जैसे शुद्ध-अशुद्ध के बीच को खत्म करने के लिए और मन में अदैव अवस्था को प्राप्त करने के लिए मर्त्य शरीर के साथ संभोग। स्वयं की खोज करने के लिए उन पर ऐसा जुनून सवार रहता है कि वे ऐसी कई कुरूप, अशुद्ध और सामाजिक व्यंजनों में विलुप्त रहते हैं। वे मदिरा पान करते हैं, नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं और मांस खाते हैं। कुछ पर वर्जित नहीं माना जाता है, लेकिन उनकी प्राचीन परंपराओं को विचित्र बनाने वाली बात यह है कि उनके मंदिर शमशान घाट होते हैं। उनके कपड़े मर्त्य शरीर से आते हैं। दोस्तों, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। पार्ट 2 की कहानी यहीं तक होती है। पार्ट आगे वीडियो देखने के लिए आप पार्ट 3 देखिए। थैंक यू।